अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। मेल इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज़ हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, उसको हम लोगों ने कवर अप किया था। आज का टॉपिक है फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी में मेन कॉज क्या क्या आते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन कॉज के ऊपर, जो कि आजकल मेजॉरिटी के अंदर फीमेल्स के अंदर पाया जा रहा है, जिसको कहते हैं PCOS। सो गाइस, PCOS क्या है? PCOS बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से मुराद कि ओवरीज के अंदर बहुत से ऐसे एग्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, या कुछ ऐसी सिस्ट बन जाती हैं कि जिसकी वजह से एग जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता। अब हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें ये पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि हमें डॉक्टर की तरफ से या किसी क्वैक की तरफ से ये बताया गया है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर पानी की थैलियाँ हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ये क्लियर करता चलूँ कि बच्चेदानी में कोई पानी की थैलियाँ नहीं होती, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, इसको हम आगे डिटेल में बात करते हैं कि होता क्या है बेसिकली, किस वजह से जो है ये एक गलत मैसेज जो है वो पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, PCOS को 1935 के अंदर सबसे पहले डॉक्टर स्टीवन लेवेंथॉल ने जो है वो रिकग्नाइज किया। उन्होंने बताया कि PCOS जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर मबनी है। मतलब 3 फैक्टर अगर किसी भी खातून के अंदर देखे जाएं और उसमें से 2 फैक्टर्स भी अगर पाए जाते हैं तो इट्स मीन के वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर वो पेशेंट मूव ऑन कर रहा है। अच्छा, उसमें फर्स्ट फैक्टर है जिसमें पहली दफ़ा देखा जाता है कि जी इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पीरियड्स का बाकायदगी से ना होना। दूसरा फैक्टर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वेट का गेन करना, ठीक है, या चेहरे पे और जिस्म पे गैर ज़रूरी बालों का आना। तीसरा फैक्टर जो है उसमें देखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ओवरीज का जो है वो बहुत से छोटे छोटे फॉलिकल्स को जो है वो मैच्योर करवाना या होना। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसमें 2 वजूहात को जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया, जिसमें ओलिगोमेनोरिया एंड एमेनोर्किया, जिसमें कुछ ऐसी खातून आती हैं हमारे पास कि जिनके बिल्कुल पीरियड्स जो है वो इरेगुलर होते हैं। मतलब अब हम अगर एक नॉर्मल खातून की बात करें तो उसको 1 साल में, मतलब 12 महीने में हर महीने जो है वो पीरियड्स होते हैं। मतलब 1 साल में 12 दफ़ा जो है वो उसको पीरियड्स होते हैं। और अब अगर हम लोग इसके अल्टरनेटिव बात करते हैं PCOS की अंदर, तो PCOS में क्या होता है? PCOS के अंदर कुछ खातून ऐसी होती हैं कि जिनको पीरियड्स होते तो हैं पर रेगुलर नहीं हो पा रहे होते। मतलब 2 दिन ब्लीडिंग हुई, 3 दिन ब्लीडिंग हुई, या कुछ स्पॉटिंग हुई जस्ट, तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हो जाती है। अब क्या होता है कि ऐसे पेशेंट को हम लोग तकरीबन 3 मंथ के लिए जो है उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, या उनको मेडिसिन पे डालते हैं या उनका एक टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, जिसमें हम लोग उनको 3 मंथ का टाइम देते हैं। अगर उनको 3 मंथ के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती तो फिर हम उनको विड्रॉल ब्लीडिंग पे लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग क्या होती है। विड्रॉल ब्लीडिंग से पहले हम लोग बात करेंगे कि एक नॉर्मल पीरियड्स का जो साइकिल है वो किस तरह होता है, ताकि हमें एक आइडिया हो सके। अच्छा, उसमें होता क्या है कि नॉर्मली ये देखा गया कि यूट्रस के अंदर इनर लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब एक नॉर्मल खातून जो है उसका जिस तरह ही साइकिल ख़त्म होता है तो वो एंडोमेट्रियम दोबारा जो है वो बनना शुरू हो जाती है। अब मिड ऑफ साइकिल, मतलब मिड ऑफ ओवुलेशन साइकिल जो है उसके अंदर, और इसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस में इनर लेयर के अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिलती है, और आफ्टर 2 वीक्स ये लेयर जो होती है वो श्रेड ऑफ हो जाती है, मतलब कि ये टूट जाती है, और ये इन शेप ऑफ ब्लीडिंग जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे आप पीरियड्स बोलते हैं। और इसके बाद जो एक कॉमन रीज़न देखा गया है वो मैरिड फीमेल के अंदर देखा गया है।
कि मैरिड फीमेल के अंदर एक गुड क्वालिटी का एग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, एनोवुलेशन नहीं होती, और इसकी रेशो तकरीबन 80% देखी गई है मैरिड फीमेल्स के अंदर। ओवेरियन इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है मैरिड फीमेल के अंदर। अब जब एक गुड क्वालिटी का एग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो ओवुलेशन इंडक्शन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके वो एक अच्छे डॉक्टर से जो है वो रुजू करें और एक इनफर्टिलिटी का जो अपना पीसीओएस का ट्रीटमेंट है उसको फर्दर आगे प्लान करें। और ये सिंड्रोम जो है वो जस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बॉडी के बहुत से ऐसे सिस्टम्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली जो है इसका ट्रीटमेंट करवाएं और इसको डायग्नोस करें। अब हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिसके अंदर ये दोनों फैक्टर्स ही नहीं आ रहे होते, मतलब उसमें पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और एग भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, पर तीसरा इशू आता है कि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। हेयर सुटिज्म मतलब उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं, छाती पे बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, या मेन एक्नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब पिंपल्स वगैरह चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी वजह ये बनती है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज़ किए होते हैं, मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब पीसीओएस होता क्या है, पीसीओएस होता क्यों है? पीसीओएस की सबसे मेन वजह जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं और काफ़ी ऐसे क्वैक्स हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी अचीव करवाने के पीछे भाग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फीमेल जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ है, वो अगर एक ट्रीटमेंट लेती है जस्ट अपनी प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए और अपने पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए नहीं, तो उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिकरेंस का चांस जो है वो 60 to 70% होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम पीसीओएस को देखते हैं तो पीसीओएस के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि उसका एलएच का लेवल इंक्रीज किया होता है, मतलब उसका ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज करता है जो कि उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है। अब उसका वो हार्मोन इंक्रीज करने की वजह से उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है बॉडी में, क्योंकि पेशेंट मोटापे की तरफ होती है तो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है वो बढ़ जाती है। अब जब उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ती है तो क्या होता है कि हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज करता है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंट की बढ़ने की वजह से। एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज करता है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं, एक्नी और हेयर सुटिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग उन पेशेंट में जो ख़ास तौर पे मैरिड खातून है उनमें दवाइयाँ दे के और कुछ इंजेक्शन दे के उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो प्रेगनेंसी की तरफ जो है वो मूव ऑन करवा लेते हैं। अब वो जब प्रेगनेंसी होती है, चूँकि उसकी पहले दिन से जो कंडीशन चल रही होती है वो चल रही होती है इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको गेस्टेशनल डायबिटिक हो जाती है, जिसका डायग्नोसिस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे से जाके, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसे प्रीटर्म बर्थ भी कहा गया कि प्रीटर्म बर्थ में पेशेंट चला गया, थ्रेटन्ड अबॉर्शंस हैं, हैप्चुअल अबॉर्शंस हैं, सतमाए बच्चे हो जाना है, अबॉर्शन का रेट ज़्यादा बढ़ना, उसकी मेन वजह पीसीओएस पीछे खड़ी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया, बीपी का हाई हो जाना या बीपी का लो हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग पीछे से पीसीओएस को ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम लोग जस्ट पीसीओएस को लेके चल रहे होते हैं एक प्रेगनेंसी को अचीव करवाने के लिए। अगर वो पीसीओएस ट्रीट हो जाए और उसके हार्मोन पे वर्कअप हो जाए तो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिकरेंस के चांसेस कम से कम 50% जो है वो डिक्रीज में मिलेंगे। और एक जो मैरिड खातून है वो एक हेल्दी बेबी को जो है वो अपने घर टेक होम कर सकती है। अब हम अगर बात करें कि पीसीओएस की ट्रीटमेंट क्या है, तो पीसीओएस की ट्रीटमेंट सबसे पहले उसकी हार्मोन की थेरेपी है कि उसकी हार्मोन थेरेपी की जाए, जिसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि दिए जाते हैं, उसके हार्मोन्स के लेवल्स को जो है वो
ट्रीट करने के लिए, मतलब जो हार्मोन्स उसके इंक्रीज़ किए हुए हैं वो नीचे आ जाएं, या जो उसके हार्मोन डिक्रीज़ किए हुए हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए। और उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंट को बेटर करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना कि मेटफॉर्मिन जो है वो यूज़ करवाई जाती है इन PCOS, इंसुलिन की रेजिस्टेंट को जो है वो अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। अब मेटफॉर्मिन का 2010 के अंदर अमेरिकन जर्नल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर मेटफॉर्मिन दी जाती है, WHO कह रहा है, WHO के क्राइटेरिया से हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटफॉर्मिन B12 की डेफिशिएंसी को कॉज करती है। ऐसे पेशेंट जो PCOS के होते हैं उसमें होमोसिस्टीन्स के लेवल को इंक्रीज करती है और पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब दिल की बीमारियों की तरफ मुब्तला करती है। मेटफॉर्मिन PCOS का हल नहीं है, मेटफॉर्मिन सिर्फ एक रेजिस्टेंट को बेटर कर रही है। इसके लिए बहुत से ऐसे सप्लीमेंटेशन, और सबसे मेन चीज़ है इसके लिए कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक करें। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिकरेंस नहीं होगा, आपको आगे से जाके इस कंडीशन का जो सामना है वो बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए एक FSH का टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि अमूमन तौर में PCOS के पेशेंट में FSH जो है वो तकरीबन 50 to 60% जो है वो डिक्रीज़ में देखने को लिए मिलता है। दूसरी जगह पे इसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि क्या ओवरीज के अंदर जो है वो सिस्ट है या कुछ ऐसे फॉलिकल्स जो हैं वो एबनॉर्मली ग्रोथ कर रहे हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो इसकी सबसे मेन चीज़ है कि इसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, अगर एक्नी हिर्सुटिज्म है तो इसके टेस्टोस्टेरोन लेवल और एंड्रोजन्स लेवल को देखा जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।